मस्त पिज्जा डिलीवरी चाहिए क्या? मेन्यू भेजो। Choose your pizza. 70% एडवांस और बाकी डिलीवरी के बाद। यहाँ पिज्जा नहीं, लड़कियों की डिलीवरी होती थी। इंस्टाग्राम पर पिज्जा डिलीवरी का एक मैसेज और उसी मैसेज से शुरू होता था करोड़ों का क्राइम रैकेट। पिज्जा डिलीवरी और क्राइम का क्या कनेक्शन है? यह कहानी है एक शांत कॉलोनी की, जहां हर शाम बच्चे खेलते थे, लोग घरों के बाहर कुर्सियां लगाकर बातें करते थे। उसी कॉलोनी में एक फ्लैट था, बाहर से बिल्कुल सामान्य, दो बहनें, एक छोटा बच्चा, एक साधारण परिवार। लेकिन उस फ्लैट के बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। यहां लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता था, चाय में नशीला पदार्थ मिलाया जाता था, उन्हें बेहोश किया जाता था, उनके साथ अत्याचार होता था और उसी वीडियो से उन्हें हमेशा के लिए ब्लैकमेल किया जाता था। और यह पूरा रैकेट चलता था एक कोड से। उस कोड का नाम था पिज्जा डिलीवरी। रुकिए, सवाल यह है, पिज्जा डिलीवरी का लड़कियों से क्या संबंध था और उस फ्लैट के अंदर आखिर होता क्या था जो पुलिस को भी चौंका गया? यह कहानी शुरू होती है करीब 20 साल लखनऊ का एक छोटा सा परिवार भोपाल आकर बसता है। घर में 4 बहनें और 2 भाई। पिता एक टेलर की दुकान चलाते थे, सुबह से शाम तक काम, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि घर चलाना भी मुश्किल था। स्कूल की फीस भरना मुश्किल, नए कपड़े सालों में एक बार, और कई बार राशन भी उधार पर आता था। इन्हीं 4 बहनों में से 2 थीं, अमरीन और आरीन। बचपन से ही दोनों ने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। पड़ोस में अमीर लोग दिखते थे, बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, अच्छा खाना, और दोनों बहनें मन में सोचती थीं, क्या हमारी जिंदगी भी कभी ऐसी होगी? यह सवाल उनके दिमाग में बचपन से ही घर कर गया था, और जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, यह सवाल और गहरा होता गया। गरीबी से निकलने की चाहत एक जुनून बन गई, लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना वो एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत कई लड़कियों ने अपनी जिंदगी से चुकाई। समय बीतता गया, दोनों बहनें जवान हुईं और एक दिन अमरीन को भोपाल के एक स्पा सेंटर में नौकरी मिल गई। शुरुआत में बिल्कुल साधारण लगती थी, रिसेप्शन पर बैठना, क्लाइंट्स को ग्रीट करना, लेकिन धीरे धीरे अमरीन को समझ आने लगा कि यहाँ सिर्फ मसाज नहीं होती, यहाँ रोज बड़े बड़े लोग आते थे, बिजनेसमैन, पैसे वाले लोग, रसूखदार लोग, महंगी गाड़ियाँ, लाखों की घड़ियाँ और रात को पार्टियाँ। यहीं से अमरीन की नज़र बदलने लगी। उसने देखा कि इस दुनिया में पैसा कैसे आता है, और उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर यहाँ इतना पैसा है तो हम क्यों नहीं? कुछ ही समय में उसकी छोटी बहन आरीन भी इस काम में शामिल हो गई। अब दोनों बहनें एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुकी थीं जहां पैसा बहुत था, लेकिन रास्ते सही नहीं थे। और इसी दुनिया में उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जिसने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। आखिर वो आइडिया क्या था? दोनों बहनों ने एक प्लान बनाया, टारगेट किया गरीब घरों की लड़कियों को। क्यों गरीब लड़कियां? क्योंकि वो डेस्परेट होती हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं, क्योंकि वो किसी भी नौकरी के लिए कहीं भी जाने को तैयार होती हैं। और ऑफर बिल्कुल सिंपल था, हमारे घर में काम है, बच्चे की देखभाल करनी है, काम आसान है, और तनख्वाह 10,000 रुपये महीना। गरीब परिवारों के लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। माँ बाप खुश होते थे, लड़की खुश होती थी, किसी को शक नहीं था। और यही इस जाल की सबसे खतरनाक बात थी कि यह जाल बाहर से बिल्कुल साफ दिखता था। लड़कियां उस फ्लैट में पहुंचती थीं, पहले कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल होता था, अच्छा खाना, अच्छा माहौल, ताकि उनका ट्रस्ट बन जाए, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाएं, ताकि उन्हें लगे सब ठीक है। और जैसे ही वो कंफर्टेबल हो जाती थीं, असली खेल शुरू होता था। एक दिन अचानक लड़की चाय आती थी, साधारण सी दिखने वाली चाय, लेकिन उसमें नशीला पदार्थ मिला होता था। लड़की चाय पीती थी, धीरे धीरे आंखें भारी होने लगती थीं, सिर चकराता था, और कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो जाती थी। और यहीं से शुरू होता था वो सब जो बताने में भी तकलीफ होती है। उसके साथ अत्याचार होता था, उसका वीडियो बनाया जाता था, और जब वो होश में आती थी तब उसे दिखाया जाता था, ये वीडियो हमारे पास है, अगर किसी को बताया तो वायरल कर देंगे, घर वालों को भेज देंगे, पूरे मोहल्ले में। उस एक पल में लड़की की पूरी जिंदगी एक जाल में बंद हो जाती थी। वो रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता था। ज्यादातर लड़कियां डर की वजह से चुप रह जाती थीं, और यहीं से उनकी असली गुलामी शुरू होती थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इन दोनों बहनों ने इस पूरे अपराध को एक बिजनेस बना दिया था,
और उस बिजनेस का नाम था पिज्जा डिलीवरी इंस्टाग्राम। अमरीन और आरीन के हजारों फॉलोअर्स थे। लोग उन्हें नॉर्मल इन्फ्लुएंसर समझते थे, लेकिन उनके इंस्टाग्राम डीएम में एक बिल्कुल अलग दुनिया चल रही थी। जब कोई क्लाइंट इंटरेस्टेड होता तो वो एक मैसेज करता, मस्त पिज्जा डिलीवरी चाहिए, बस इतना। और इस एक मैसेज का मतलब होता था एक लड़की की डिमांड। इसके बाद दोनों बहनें उस क्लाइंट को लड़कियों की फोटोज भेजती थीं। क्लाइंट फोटोज देखता, लड़की चूज करता, 70% एडवांस पेमेंट होती और फिर उस लड़की को उस क्लाइंट के पास भेज दिया जाता। कभी भोपाल के किसी होटल में, कभी अहमदाबाद में, कभी किसी और शहर में। और ये सब पिज्जा डिलीवरी की एड में। फ्रेश पिज्जा मतलब था नई लड़की, स्पेशल पिज्जा का मतलब था कोई पर्टिकुलर डिमांड, एक्सप्रेस डिलीवरी का मतलब था जल्दी चाहिए। ये पूरा सिस्टम इतना केयरफुली डिजाइन किया गया था कि पहली नजर में किसी को शक नहीं होता था। एक नॉर्मल बातचीत, लेकिन एक खौफनाक सच। एक लड़की जो अपनी मां की मदद के लिए घर से निकली थी, वो पिज्जा की ऑर्डर की जा रही थी, डिलीवर्ड की जा रही थी। धीरे धीरे यह रैकेट बड़ा होता गया, भोपाल से अहमदाबाद तक फैल गया। क्लाइंट्स की लिस्ट लंबी होती गई। एक ही लड़की से कई बार डील होती थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि कुछ केसेस में एक ही लड़की से 50 से 60 लाख रुपए तक की डीलिंग्स हुई थी। यह एक बिजनेस था, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और बेरहम। क्लाइंट्स में अलग अलग लोग थे, कुछ लोकल, कुछ दूसरे शहरों से, और कुछ तो सोशली रिस्पेक्टेड लोग थे जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते थे। फैमिली मैन, ऑफिस गोर्स और रात को पिज्जा डिलीवरी ऑर्डर करने वाले। यह नेटवर्क इसीलिए इतने लंबे समय तक चला क्योंकि हर तरफ से नॉर्मल दिखता था, और जो लड़कियां इस जाल में थीं वो डर की वजह से चुप थीं। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा रैकेट इतने लंबे समय तक चलता रहा, आखिर पुलिस तक यह मामला पहुंचा कैसे? ज्यादातर लड़कियां डर जाती थीं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता था। लेकिन एक दिन एक लड़की ने हिम्मत दिखाई। वो लड़की जो इस जाल में फंसी थी, उसने एक फैसला किया कि वो और नहीं सहेगी। चाहे वीडियो वायरल हो, चाहे लोग क्या कहें, वो सच बोलेगी। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची, थानेदार के सामने बैठी और कांपती आवाज में पूरी कहानी सुनाई। नशीला पदार्थ, ब्लैकमेल, वीडियो, पिज्जा डिलीवरी कोड, सब कुछ पुलिस ने सुना। और उस थानेदार के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी, क्योंकि यह कोई साधारण क्राइम नहीं था, यह एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था, और यह नेटवर्क इंस्टाग्राम से चल रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की, फोन रिकॉर्ड्स निकाले गए, बैंक अकाउंट्स ट्रेस किए गए, इंस्टाग्राम की साइबर सेल जांच हुई, डीएम्स खोले गए, और जैसे जैसे डीएम्स खुलते गए, पिज्जा डिलीवरी का पूरा कोड सिस्टम सामने आया, क्लाइंट लिस्ट सामने आई, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, हंड्रेड्स ऑफ डील्स, और हर डील के पीछे एक लड़की की जिंदगी। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला 50 से 60 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग के भी साइंस मिले। और यह भी साफ हुआ कि यह सिर्फ दो बहनों का काम नहीं था, इसमें एक पूरा नेटवर्क था। रात का वक्त था, वो शांत कॉलोनी जहां बच्चे खेलते थे, उन गलियों में पुलिस की गाड़ियां चुपचाप रुकीं, बिना सायरन के, बिना लाइट्स के। टीम ने पोजीशंस लीं। एक ऑफिसर आगे बढ़ा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? पुलिस। दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, और जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, एक अलग दुनिया सामने थी। फोन में लड़कियों की फोटोज, लैपटॉप में वीडियोज, नोटबुक्स में क्लाइंट लिस्ट, बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स, कैश, नोटों के बंडल, सब कुछ वहीं था। अमरीन और आरीन घर में ही थीं, भागने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी लगाई। वो दो बहनें जो एक दिन गरीबी से निकलने का सपना देखती थीं, आज हथकड़ियों में थीं। आज अमरीन और आरीन जेल में हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्लैकमेल, ड्रगिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केसेस चल रहे हैं। क्लाइंट्स की लिस्ट अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रही है। कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और जो लड़कियां इस जाल में थीं उनकी काउंसलिंग चल रही है। लेकिन एक सवाल जो दिल में रह जाता है, ये दोनों बहनें खुद औरतें थीं, खुद कभी कमजोर थीं, खुद गरीबी में पली थीं, तो उन्होंने दूसरी औरतों के साथ यह क्यों किया? साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं इसे साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। जो इंसान खुद किसी सिस्टम में एक्सप्लॉयट हुआ हो, वो कभी कभी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। लेकिन ये एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि लाखों लोग गरीबी में पलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन किसी और की जिंदगी नहीं बर्बाद करते। तकलीफ क्राइम का लाइसेंस नहीं देती, दर्द किसी और को दर्द देने का हक नहीं देता। और इस पूरी कहानी से एक बड़ा सबक, आज की दुनिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक टूल बन गए हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। अमरीन और आरीन के हजारों फॉलोअर्स थे, लोग उन्हें नॉर्मल इन्फ्लुएंसर समझते थे, लेकिन वो एक क्राइम नेटवर्क चला रही थी।
तो अगर आपके घर में कोई बहन है, कोई बेटी है, तो ये जरूर याद रखें, सोशल मीडिया पर मिलने वाले हर जॉब ऑफर पर ट्रस्ट मत करिए। हर अच्छी नौकरी का झांसा सच नहीं होता। घर से बाहर जाते वक्त किसी एक को जरूर बताइए, और अगर कभी कोई ब्लैकमेल करे तो डरिए मत, पुलिस के पास जाइए, क्योंकि जो वो एक लड़की कर सकती थी आप भी कर सकते हैं। हिम्मत सबसे बड़ा हथियार है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस लड़की की जो एक बेहतर जिंदगी के लिए घर से निकली थी, जो अपनी मां की मदद करना चाहती थी, और किसी ने उस सपने को एक ट्रैप बना दिया। ये कहानी है उस हिम्मत की जो एक लड़की ने दिखाई, जो डर के बावजूद सच बोली, और उसी एक हिम्मत ने एक पूरे नेटवर्क को जमीन पर गिरा दिया। कभी कभी सबसे खतरनाक अपराधी वो नहीं होते जो हथियार लेकर सड़क पर घूमते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए फोटोज डालते हैं, जो नॉर्मल दिखते हैं, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, और उनकी असली दुनिया किसी बंद दरवाजे के पीछे एक खौफनाक सच छुपाए होती है। तो अगली बार जब आप किसी को सोशल मीडिया पर देखें